हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर यूपीएससी मेंस स्ट्रैटेजी सीरीज़ के लिए। मतलब इससे पहले हमने कई सारी चीज़ें कवर करी और आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं कि हमें सोर्सेज कौन से रखने चाहिए। ना व्हाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड से पहले ये इशू नहीं था। जैसे ही कोविड आया एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, हर चीज़ डिजिटल चली गई है। हर एक बुक का पीडीएफ फॉर्मेट आने लग गया है। हम देख रहे हैं कि कई सारे वेबसाइट पोर्टल्स एक्टिव हैं जो डेली करंट अफेयर्स देते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली नोट्स देते हैं, प्लस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज़ है, इस तरह की कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि स्टूडेंट के माइंड में एक माइंडसेट होता है कि जब वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो कंसिडर करता है कि उसे हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बट वो विकिपीडिया की एग्ज़ाम नहीं दे रहा है कि उसे हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसे वही चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे रिसोर्सेज को, जो भी हमारे सोर्सेज है, हमें उस पर फोकस करना रहता है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि जब वो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ता रहता है तो उसके माइंड में ये क्वेरी कंटिन्यूसली चलती रहती है कि क्या ये इनफ है, क्या मैं इतना बहुत है, या मेरे को और पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हर सोर्स में आपको कुछ नया एलिमेंट मिलेगा ही, राइट। क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू गेन नॉलेज, कि आपका नॉलेज गेनिंग कभी एंड ही नहीं हो सकता। इवन आप ऑफिसर बन भी जाओगे, स्टिल यू विल बी गेनिंग नॉलेज, राइट। देयर इज नो एंड टू इट। तो स्टूडेंट क्या करता है कि वो और ज़्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश करता है, वो और ज़्यादा सोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश करता है, मल्टीपल हैंडआउट्स लेता है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स के हैंडआउट्स पढ़ता है। एंड देन उसमें एक इशू क्या करता है कि वो इतने सारे सोर्सेज पढ़ ले रहा है बट वो एग्जाम से पहले हर सोर्स को रिवाइज नहीं कर पाता। तो जब आप एक सोर्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स कि आप वो सोर्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, राइट। तो यही सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझेंगे, राइट। फ्रॉम क्लटर टू क्लैरिटी इन यूपीएससी प्रिपरेशन, की इतना ज़्यादा क्लटर्ड कंटेंट है तो हमें क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जब आप अपने सोर्सेस को वाइजली चूज करते हैं तो वो एक गेम चेंजर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी कोई भी टॉपर बनता है, उसकी वीडियोस मार्केट में चलती है, यूट्यूब पे चलती है, तो टॉपर हमेशा कहता है कि मैं सोर्सेज लिमिटेड रखे हैं, बट वो लिमिटेड सोर्सेज को मैंने मल्टीपल रिविजन्स दिया है। तो यानी कि उसने क्या बोला है कि मल्टीपल रिवीजन इज मच बिगर देन मल्टीपल मटेरियल्स, कि आप मटेरियल्स पे इतना ज्यादा फोकस मत करो। आप एक मटेरियल को भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और वही चीज हमसे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर इशू एंड देन फिर आपको वो इशू को समझते हुए एक सॉल्यूशन देना है जो आप एक आईएएस ऑफिसर बन के दोगे। तो वही चीज यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, दैट क्वालिटी विल ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी, कि हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। यूपीएससी आपकी डेप्थ चेक करता है, नॉट द वॉल्यूम। कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लेट्स से आपने कहा कि अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है एट प्रेजेंट, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं हमारे सराउंडिंग में। अब जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आपका डेप्थ क्या होना चाहिए कि फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे रोज एक वीडियो आ रहा है कि ईरान ने यहाँ मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, इजराइल ने यहाँ मिसाइल छोड़ दी, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। हालांकि यूपीएससी तो आपसे ये सब पूछ ही नहीं रहा है कि ईरान कौन सी मिसाइल छोड़ रहा है या इजराइल कौन सी मिसाइल छोड़ रहा है। यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि ईरान और इजराइल में जो इश्यू हो रहा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, कि इंडिया एज ए कंट्री का क्या स्टैंड है। तो वो चीज हमें फोकस करनी है। तो यहां पे जो आप सोर्सेस पढ़ रहे हो ना जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, तो वो सोर्सेस में आप ये मेक श्योर कि ये जियोपॉलिटिकल इशू में इंडिया का स्टैंड क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो पढ़ के मतलब भी नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आप वॉल्यूम पे फोकस मत कीजिए, आप वो डेप्थ पे फोकस कीजिए। क्योंकि इंडिया का स्टैंड आपको तब पता चलेगा जब आप वो प्रॉब्लम की डेप्थ समझोगे और इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट समझोगे कि आज के टाइम में इंडिया के लिए क्या इजराइल ज्यादा इंटरेस्ट है या ईरान। क्योंकि ईरान के साथ इंडिया ट्रेड करता है, राइट, सी रूट भी ट्रेड करता है, एंड इजराइल के साथ इंडिया के कई सारी चीजें एक्सचेंज हो रही है। तो मतलब इंडिया को यहाँ पे डिप्लोमेटिकली स्टैंड करना पड़ेगा, वो दोनों साइड पे ही उसको एक बैलेंस व्यू रखना पड़ेगा, कोई एक साइड पे वो ढल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि यूपीएससी आपकी डेप्थ टेस्ट कर रहा है, वॉल्यूम नहीं।
तो इस तरीके की चीज़ों से प्लीज़ बचिए, राइट। एंड आप अगर राइट रिसोर्सेज पे रखोगे तो आपकी एंजाइटी कम रहेगी, क्योंकि अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि यार आपको रोज 50 पन्ने पढ़ने हैं, राइट, और मैं कह रहा हूं यार मेरे को रोज 30 पन्ने मैं पढ़ पा रहा हूं, तो जब आप 30 पन्ने पढ़ोगे तो 30 पन्नों को आप रिटेन कर पाओगे, तो वो आपकी एंजाइटी कम करेगी। आपका एंजाइटी कम होगा तो आपको आपके प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रहेगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट रखेगा फॉर द प्रोलॉन्ग ईयर के लिए, राइट। तो हमें यही चीज पे फोकस करना है, सोर्सेस को लिमिटेड रखना क्यों जरूरी है, इट्स अ गेम चेंजर, क्योंकि आपकी एंजाइटी कम होगा, आप रिटेंशन ज्यादा कर पाओगे एंड आप अपनी आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या हो रहा है कि वो सोर्सेज मटेरियल्स पढ़ते ही रह जा रहे हैं, उन्होंने इतने सारे मटेरियल पढ़ लिए हैं कि अब वो मटेरियल को कॉम्प्रिहेंड करके वो आंसर राइटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा इतने से में तो नहीं लिख के समझा सकते ना, दैट नीड्स प्रैक्टिस, काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ओके, तो ये चीज है। सो इन यूपीएससी यू डोंट नीड एवरीथिंग, आपको हर चीज नहीं पता होना चाहिए, आपको सिर्फ वही चीजें पता होनी चाहिए जिससे एग्जाम क्रैक होगा, सिर्फ और सिर्फ वही चीजों पे ध्यान दो जिससे आपका एग्जाम क्रैक होगा। बाजू वाला बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा, मैं कम पढ़ रहा हूं, ये सब पे ध्यान मत दो। आप इस पे ध्यान दो कि जो यूपीएससी पूछ रहा है क्या मैं वो पढ़ पा रहा हूं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो हम हर एक सब्जेक्ट वाइज भी ये चीज समझेंगे, राइट, कि हर एक सब्जेक्ट में क्या सोर्स होना चाहिए, बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिससे मेरा इवैल्यूएशन मैं बता पाऊं कि ये सोर्स मिले सही है या नहीं। तो एक कोर क्राइटेरिया होते हैं कुछ। तो सबसे पहला कोर क्राइटेरिया क्या है कि आप जो भी सिलेबस, आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, मेक श्योर वो सिलेबस और पीवाईक्यू से अलाइंड होना चाहिए। अगर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी कई बार उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो 100 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी को नहीं आएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप पूरा साल मत पढ़ो ना, क्योंकि वो टाइप का क्वेश्चन तो सिर्फ 10 मार्क का है, बट बाकी के जो क्वेश्चन है 250 मार्क में, 230 मार्क का एक पेपर में है, तो वो 230 मार्क के लिए आप प्रिपेयर करो, ना कि वो 20 मार्क के लिए आप प्रिपेयर करो। सो यू शुड ऑलवेज मेक दैट थिंग इन माइंड। ऑब्वियस, और एक और चीज होता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में को कई सारे बच्चे, जब मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाता हूं, वहां पढ़ाता हूं, तो वहां पे स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज रहती है कि सर आप जब पीवाईक्यू वो देखते हैं, जैसे पीवाईक्यू में एक आया था खराई कैमल्स के बारे में, 2016 में सवाल पूछा गया था, फिर 2022 में पूछा था, एक बटरफ्लाई के बारे में पूछा था कि रिसेंटली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई है। तो ये टाइप के क्वेश्चन क्या है कि 100 में से 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, यानी कि 4 मार्क का सवाल आ रहा है, बट बाकी का जो 196 मार्क है आप उस पे फोकस कम करते हो, और ये 4 मार्क के सवाल में आप बहुत सारा मटेरियल ढूंढ लेते हो, और बहुत सारा मटेरियल मिल भी जा रहा है। आई मीन ये सारे इंस्टीट्यूट्स का मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि वो ये प्रिपरेशन को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स ही है जो आपकी प्रिपरेशन को डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो आपको वो चीज को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, तो उसको स्ट्रेटेजी वे में आप पढ़िए, ना कि ये सब एक बार पूछ लिया है तो उसके रिलेटेड सभी टॉपिक आप एक साथ पढ़ने लग जाओगे, वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो ऐसे मटेरियल से दूर रहिए जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, और दूसरा उस मटेरियल से भी दूर रहिए जिसके अंदर पीवाईक्यू का रेलेवेंस ही नहीं है। कि अगर आपको एक मटेरियल लिखा गया है, आपको पढ़ाया जा रहा है, इनफैक्ट आपकी ऑफलाइन क्लास में भी अगर आपको मटेरियल पढ़ाया जा रहा है और उसके अंदर पीवाईक्यू रेलेवेंस नहीं बताया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो वेग है, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। पीवाईक्यू रिलेवेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मटेरियल जो है, ये जो सोर्स है, या जो कंटेंट है, इसको पढ़ना कैसे है, राइट। तो ये 2 चीजें रखना है, सिलेबस एज वेल एज पीवाईक्यू। अब सेकंड चीज समझनी है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कई सारे मटेरियल हम पढ़ते हैं, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैंने कोई आर्टिकल पढ़ लिया न्यूज़पेपर का, मैंने पूरा पढ़ लिया बट मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि ऑथर वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जब वो ऑथर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल मूव फॉरवर्ड, मैं दूसरा आर्टिकल पढ़ने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही है मेरे को। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज आ जाती है कि हम कई सारे बुक्स पढ़ते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, बट उसके अंदर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तो आप जब तक
इंडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आपको पढ़ के मतलब क्या, हम कोई वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऑथर हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, तो उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, जो कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, वो सारे वेस्टर्न सोसाइटी से रिलेटेड है। अब वेस्टर्न सोसाइटीज आर डेवलप्ड सोसाइटीज, वी आर डेवलपिंग सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी में वो चीज वेरी करेगी ही। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट होना ही जरूरी है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। आप कोई वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए नहीं वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। थर्ड चीज है कि हमें वैल्यू एडिशंस देखना है कि क्या वो मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर रिलेवेंट एग्जांपल्स है, ठीक है, क्या उसके अंदर केस स्टडीज है, क्या उसके अंदर डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, क्या उसके अंदर फ्रेमवर्क्स है, कमिटी रिकमेंडेशंस है जो इंडिया की है। रिमेंबर, आप हर एग्जाम्पल्स मेक श्योर कि आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लिखो, आप कोई और कंट्री का एग्जाम्पल मत लिखिए, क्योंकि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए काम करना चाह रहे हैं, कोई वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। फिर फोर्थ चीज है कि जो मटेरियल आप पढ़ोगे, जो भी सोर्स पढ़ोगे, उसका फोर्थ क्राइटेरिया आ जाता है टाइम एफिशिएंसी, क्या वो टाइमली आप उसको कवर कर पा रहे हो, और दूसरा क्या वो रिवीजन फ्रेंडली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई मटेरियल है जो 700-800 पन्नों का है, 1000 पन्नों का है, अब आप उसको 1000 पन्ने आप कब पढ़ोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चलो आपने 1000 पन्ने पिछले 1.5-2 महीने लगा के आपने पढ़ भी लिए, अब वो 1000 पन्नों का आप रिवीजन कैसे करोगे, क्या आप 1000 पन्नों में से वापस नोट्स बनाओगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पूरी बुक का आप नोट बना रहे हो, तो आप खुद एक ऑथर बन रहे हो, दैट नीड्स अ ह्यूज टाइम, सो डू नॉट गो फॉर दैट। आप वही चीजों पे, वही सोर्सेज और वही मटेरियल्स पढ़ो जो टाइमली एफिशिएंट है, और दूसरा वो रिवीजन फ्रेंडली है, राइट। रिवीजन फ्रेंडली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, दैट मीन्स यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर प्रिपरेशन, आप वो बुक की पढ़ाई को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। एंड वन थिंग जो आपको अवॉइड करनी है कि कोचिंग के हैंडआउट्स होते हैं, कई सारी कोचिंग हैंडआउट्स देती है, बट वहां पे कोई भी सोर्स की इंटीग्रिटी नहीं है कि इसका सोर्स क्या है। वो मेजरली क्या कर रहे हैं, हिंदू में आया आर्टिकल, वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, इंडियन एक्सप्रेस में आया, वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, कोई एनसीईआरटी में वो कॉन्सेप्ट था, वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया। सो दैट मीन्स दिस इज नो इंटीग्रिटी, कि यहां पे आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, फिर जब वो कॉपी पेस्ट ही है तो वो क्यों पढ़ रहे हो, तो डायरेक्ट सोर्स से पढ़ो ना, एटलीस्ट आप एग्जाम में कोट तो कर पाओगे कि एज पर द हिंदू ये चीज मेंशन थी, एज पर अवर एनसीईआरटी ये चीज मेंशन थी। आप उसके अंदर ये थोड़ी कर सकते हो कि ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक हैंडआउट था, उसमें ये चीज मेंशन की गई थी, वी कैन नॉट डू दैट, ओके। तो ये चीज आ जाती है। नाउ हम एक सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे GS1 से। अब GS1 में मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं, एक आ जाता है हिस्ट्री, फिर आ जाता है ज्योग्राफी, और फिर आ जाता है सोसाइटी। आर्ट एंड कल्चर भी हम ले सकते हैं, हालांकि वो कई सारे हिस्ट्री का ही पार्ट ले लेते हैं, बट चलो ठीक है, हम इसको अलग से ले लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो इन सब का जो मेजर सोर्स अगर देखा जाए तो ये दो का जो सोर्स है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का, इसका सोर्स आ जाता है हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12। तो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी हमें बहुत अच्छे से समझाई जाती है। बट पॉइंट क्या है कि अगर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, स्पेशली क्लास 11 एनसीईआरटी, जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बताया गया और जिसके अंदर एक टॉपिक समझाया गया, लेट्स से जेट स्ट्रीम। नाउ जेट स्ट्रीम इतना टेरिबल वे में समझाया गया एनसीईआरटी में कि कोई पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा। तो आई मीन इनिशियली मेरे को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत बुरी तरीके से समझाया, बट द पॉइंट इज कि जेट स्ट्रीम के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जेट स्ट्रीम एक ऐसा फिनोमेना है जो होने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये हो गया, बट इसका ओरिजिनल सोर्स में इवन तो कई सारी थियरीज है, बट ये सारी थीसीज है, ये कोई भी थियरी प्रूव नहीं हुई है कि ओके यही है जेट स्ट्रीम की ओरिजिनल थियरी। तो बस वही चीजें जो है एनसीईआरटी में वेग वे में समझाई गई है। सिमिलरली अगर हम मॉनसून देखते हैं तो मॉनसून इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया एनसीईआरटी में कि किस तरीके से वो मॉनसून साउथ वेस्ट होके, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रही है, और फिर वो साउथ वेस्ट मॉनसून बन के इंडिया में एंटर हो रहा है। तो ये सीजनली रिवर्सल कैसे हुआ वो पूरा एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर वे में समझाया गया है। दूसरी चीज आ जाती है कि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि ये जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का अगर हम देखते हैं
तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडिवल के लिए ही है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए। बट मैं कहता हूं कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री इज अ स्टोरी। एंड स्पेक्ट्रम जो है, जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया है, इसके अंदर क्या है कि जो स्टोरी है उसका फैक्ट्स है, डेटा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आप स्टोरी नहीं समझोगे तब तक आपको कैसे समझ आएगा कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, मराठा डिक्लाइन क्यों हुआ, ब्रिटिशर्स क्यों आए, फिर ब्रिटिशर्स से 1857 रिवॉल्ट क्यों करवाया। क्योंकि आप एक चीज समझिए, जैसे हमने पहले भी ये चीज समझी थी कि अगर आप मेरे को हिस्ट्री का पूछते हो तो वाई आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक 1857 का रिवॉल्ट है, नाउ ये रिवॉल्ट के सर्टेन कॉजेस थे, राइट, द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट, एंड देन उसका एक इफेक्ट आया था। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1857 रिवॉल्ट है ये क्या है, ये एक इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट के कॉजेस थे, ठीक है, और यही इवेंट के कुछ इफेक्ट आया। अब इसका इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट यही आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858। नाउ ये कॉज बना दूसरे इवेंट के लिए। तो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इन जनरल क्या है, इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कॉज है इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है। तो इसी तरीके से पूरी चेन ऑफ इवेंट्स चलती रहती है। तो जब तक आप ये कॉज और इफेक्ट नहीं पढ़ोगे स्टोरी फॉर्मेट में, तब तक आप हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। तब तक आप कितना ही स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लो या कितने ही डेटा लर्न कर लो, आप वो क्रोनोलॉजी बता ही नहीं पाओगे जो आपसे मेंस में एक्सपेक्ट की जाती है, राइट। सो क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं कि फॉर अ स्टार्ट हमें एनसीईआरटी को समझना जरूरी है। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर आप स्पेक्ट्रम में आइए। तो इसके अंदर आपको वैल्यू एडिशन, कुछ माइन्यूट डिटेल जो एनसीईआरटी में मिस कर दी है वो सारी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। वेरेज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर जीसी लियोंग का बहुत बड़ा रोल है, राइट। उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है, प्लस करंट अफेयर्स है, मैपिंग है, ये सारी चीजें। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा सॉर्ट हो गया। फिर जो थर्ड आ जाता है दैट इज द इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में कोई भी बुक नहीं है, तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के हैंड आउट पढ़ते हैं। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपको इंडियन सोसाइटी को न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है। आपको इसमें से एग्जाम्पल्स निकालने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एंड देन वो आर्टिकल्स में से आपको केस स्टडीज बनानी है जो आप सोशल इश्यूज के लिए यूज करोगे, राइट, लाइक आंगनवाड़ी हो गया एक्सेट्रा। तो यही चीजों पे फोकस करना है, राइट। सो सोसाइटी में आप हैंड आउट पढ़ सकते हो जस्ट आप एक बेस बनाने के लिए, बट आप उस पर टोटली रिलाई नहीं रह सकते, आप रिलाई न्यूज़पेपर पे ही रह सकते हो। देन जीएस2 में मेजरली क्वालिटी है ओवर वॉल्यूम, कि जीएस2 थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू जीएस1, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। अब पॉलिटी में जैसे हमें पता है कि जो लक्ष्मीकांत है स्टैटिक पोर्शन, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए तो ये रहता ही है, और मेंस के लिए जो पॉलिटी में सवाल आते हैं वो सारे करंट अफेयर बेस आते हैं जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, राइट। पूरे ही करंट अफेयर बेस आएंगे। लक्ष्मीकांत में इतना तो कंटेंट ही नहीं मिलेगा जितना इसमें से पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत इज जस्ट फॉर द प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और ये भी ठीक है कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना दिया कि आपको कुछ आर्टिकल समझ आ गए हैं, कुछ कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट की केसेस समझ आ गए हैं, कुछ कमिटी रिकमेंडेशन समझ आ गई है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, 3 ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो ये बेस बना के फिर आप करंट अफेयर समझ पाओगे, ओके। फिर इसके अलावा गवर्नेंस के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन को टाइमली रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ कमेटी रिकमेंडेशंस करती है, दैट इज द सेकंड एआरसी रिपोर्ट। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव द गवर्नेंस। तो आप यहां से डायरेक्ट रिकमेंडेशंस लेके आ सकते हो। सिमिलरली गवर्नेंस में कोई भी बुक नहीं है, जस्ट लाइक सोसाइटी एंड ऑल्सो लाइक इंडियन जस्टिस एंड ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशन। कुछ ऑथर है लाइक जैसे आईआर में एक है पवनीत सिंह, इवन दो इज अ वेरी गुड टीचर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, बट वो बुक लिखना और पढ़ाना इज अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। मतलब मैं ये पढ़ा सकता हूँ, बट अगर आप मेरे को बोलोगे कि ये आप मेरे को लिख के बताइए, एक बुक बना दीजिए, सो आई मे स्ट्रगल, राइट। तो वो चीज हो सकता है, ठीक है।
फिर आईआर के लिए और गवर्नेंस के लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, आईआर एक वैसा सब्जेक्ट है जो सबको इंटरेस्ट करता है, जियोपॉलिटिक्स सब पढ़ने में सबको मज़ा आता है। बट द पॉइंट इज कि जो चीज़ों में हमें मज़ा आ रहा है वो यूपीएससी पूछ नहीं रहा है। यूपीएससी यही पूछ रहा है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है। तो जब भी आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो तो ऑलवेज फोकस ऑन इंडियाज स्टैंड, ठीक है। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट देखिए, ओआरएफ के आर्टिकल्स पढ़िए, जिसके अंदर आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझ आ जाएगी। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझो। ईरान और इजराइल कौन किसको मार रहा है वो पढ़ के मतलब नहीं है हमें, ठीक है। फिर इसके अलावा पीआरएस इंडिया फॉर पॉलिटी के लिए कि बिल्स और पॉलिसी अपडेट्स इसके अंदर काफी ज्यादा आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द जीएस3। नाउ जीएस3 इज द मोस्ट वाइडेस्ट, राइट। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक रहता है जीएस3 का। इसके अंदर कई सारे स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से स्ट्रगल करते हैं। जो मेजर स्ट्रगल ये होती है कि जीएस3 में बच्चे बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज डायनामिक। जीएस3 में स्टैटिक कंटेंट बहुत कम है, डायनामिज्म बहुत ज्यादा है। जैसे इकोनॉमी देखते हैं वो पूरा डायनामिज्म पे आता है, एग्रीकल्चर डायनामिज्म पे आ गया, साइंस एंड टेक डायनामिज्म, एनवायरमेंट डायनामिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट डायनामिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो डायनामिज्म, राइट। तो ये चीजें रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सोर्सेज अगर देखूं, इकोनॉमी में देखूं तो रमेश सिंह इज अ वेरी गुड सोर्स, राइट। मैंने रमेश सिंह पर्सनली पढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग नितिन सिंघानिया भी रिकमेंड करते हैं बट मैंने कभी नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी। रमेश सिंह इज अ वेल नोन ऑथर, नितिन सिंघानिया इज नॉट अ इकोनॉमिस्ट ऑथर, राइट। रमेश सिंह इज स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमी ऑथर है। तो रमेश सिंह में जो चीज़ें समझाई गई है विद रिस्पेक्ट टू, लाइक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि इंडिया मतलब इन जनरल वर्ल्ड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर वहाँ से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आए, फिर डेवलपमेंट से हम हैप्पीनेस पे आए। तो ये तीनों के बीच में जो ब्रिज है वो रमेश सिंह ने बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये चीज़ शायद नितिन सिंघानिया में नहीं है, ओके। इसलिए आई रिकमेंड रमेश सिंह, सिलेक्टेड चैप्टर्स ओनली। फिर है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों को है ना सर्वे पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है। हालांकि चलो बजट तो पूरा इन्फोग्राफिक से हमें आ जाता है कि इन्फोग्राफिक के थ्रू बजट आजकल गवर्नमेंट इन्फोग्राफिक के थ्रू रिलीज कर रही है। एंड सर्वे लोग नहीं पढ़ते हैं, लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। बट अगर आप सर्वे पढ़ोगे तो यू विल थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, बट वंस यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द सर्वे तो आपको समझ आएगा कि इकोनॉमी है क्या। तो यू विल इंजॉय रीडिंग सर्वे, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट में दो बुक है, पीएमएफआईएस, शंकर आईएएस, दोनों ही सेम है। जो पहले ये शंकर आईएएस थी फिर पीएमएफआईएस आई। जो शंकर आईएएस में कंटेंट है वो पीएमएफआईएस में है, और पीएमएफआईएस में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कंटेंट भी रहता है बट बहुत ज़्यादा कंटेंट, इट्स लाइक अ विकिपीडिया बुक हो गई है एनवायरनमेंट की। तो बहुत ही कॉशियस रह के ये दो बुक पढ़ना है, दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेना, हर चीज़ नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ा बुक हो गया ये। तो इसलिए कहा है सिलेबस पीवाईक्यू का अलाइनमेंट होना जरूरी है, दैट इज द कोर क्राइटेरिया। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसको देखिए कि सिलेबस और पीवाईक्यू का क्या रेलेवेंस है। फिर साइंस एंड टेक में जो यूपीएससी सवाल पूछता है वो ये नहीं पूछता है कि बल्ब कैसे बना है या न्यूटन्स के लॉ क्या है, ये सब नहीं पूछता। यूपीएससी ये पूछता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करें ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, नेशनल डेवलपमेंट हो। उसके अंदर इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, सोसाइटी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको ये क्या रखना है कि एक प्रॉब्लम में ये टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना है कि हाउ टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पफुल टू अस। लाइक एआई टेक्नोलॉजी से हमें क्या फ़ायदा रहेगा, रोबोटिक्स से हमें क्या फ़ायदा रहेगा। तो ये सारी चीज़ों पे रहना, फ़ायदा नुकसान आपको दोनों पता होना चाहिए। तो इसी पे सवाल आता है। तो ये मेजरली आता है न्यूज़पेपर, पीआईबी, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से होता है, राइट। देन आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में जो रहता है मिनिस्टर होम अफेयर्स की वेबसाइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एआरसी, आईडीएसए ब्लॉग्स, राइट, इंडियन डिफेंस सिक्योरिटी एनालिसिस, आईडीएसए ब्लॉग्स, ये इंटरनल सिक्योरिटी में रहते हैं। सिमिलरली अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखते हैं तो उसमें भी यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी में थोड़ा सा कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है कि ज्योग्राफी में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है, नाउ अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर,
कि अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो वॉल्केनो इरप्शन से अर्थक्वेक हो रहा है, अर्थक्वेक से सुनामी हो रही है, सुनामी से डिजास्टर हो रहा है। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरीके से रहता है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे हमने एक पहले भी वीडियो दिखी है कि हाल ही में सरकार ने 2025 में पहली बार हीट वेव्स यानी कि हीट स्ट्रोक को फर्स्ट टाइम नेशनल डिजास्टर कंसिडर किया है। तो अब हीट स्ट्रोक पे सवाल आना है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर्स। तो हमें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द GS4। नाउ GS4 एक सब्जेक्ट है जो आपकी वैल्यूज पे सवाल उठा रहा है। ये पर्सनालिटी ड्रिवन सब्जेक्ट है कि वो आपसे ये चीज टेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी। कि एक आपको सिचुएशन दे रहे, केस स्टडीज दे रहे हैं, उसमें आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप उस पर कैसे सोचते हो, व्हाट इज योर वैल्यूज और एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बुक्स है लाइक लेक्सिकॉन है, सुब्राव है। ये बुक्स क्यों पढ़नी है? क्योंकि हमें डेफिनेशंस के लिए पढ़नी है। हमें वैल्यूज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। एथिक्स का मतलब, मोरल का मतलब, बहुत ही सिंपल वर्ड है बट इनका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो ये मतलब पे हमें फोकस करना है एंड ये मतलब से हमें खुद की एक डेफिनेशन बनानी है। क्योंकि अगर आप बुक का ही, टेक्स्ट बुक का ही लिखोगे तो वो सवाल इस तरीके से पूछेंगे कि वो वहाँ पे सूट ही नहीं होगा। सूट वही होगा जो आपकी खुद की डेफिनेशंस आएगी पेपर पे। राइट। इसके अलावा GS4 में आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखिए, उनके वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए। राइट। क्योंकि ये पर्सनैलिटी ड्रिवन सब्जेक्ट है। केस स्टडी की वर्कबुक है लाइक कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो इस तरीके की केस स्टडी की वर्कबुक निकालती जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन नहीं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस में आपको ये करना चाहिए कि आपको 2 केस स्टडीज वीकली प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड उसको वापस आप रिव्यू भी करवाइए। तो ये एक सिनेरियो रहता है फॉर GS4 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, 250 मार्क का है। अब हमें क्या चीजें नहीं करनी है? हमें कोई भी मटेरियल मल्टीपल कोचिंग से नहीं पढ़ना है। जैसे आपने एनवायरनमेंट एक कोचिंग का पढ़ा तो वो बाकी कोचिंग से मत पढ़िए। इंटरनल सिक्योरिटी एक का पढ़ा तो बाकी कोचिंग से मत पढ़िए। एक सब्जेक्ट को एक ही कोचिंग का रखिए। राइट। जो सोर्स पढ़ रहे हो, अगर आप कोचिंग का मटेरियल पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूं तो उसको वैसे ही करिए, मल्टीपल सोर्सेज मत करिए। सेकेंड है कि कुछ कंपाइलेशंस है जहां पे PYQ रेलेवेंस नहीं है तो उनको मत पढ़िए, उनको अवॉइड करिए। PYQ रेलेवेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर वो मटेरियल में PYQ रेलेवेंस नहीं है तो मत पढ़ो। अगर आपके ऑफलाइन क्लास में आपको PYQ रेलेवेंस नहीं बता रहे हैं तो वो वेग क्लास है, तो मत पढ़िए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें इंटरनेशनल बुक्स नहीं पढ़नी है अनलेस आपको किसी ने रेकमेंड की हुई है। तो क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि इंटरनेशनल बुक्स में इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपके लिए वो पढ़ने का मतलब नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्किप मत कीजिए, लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नीति आयोग है, ARC है। राइट। तो इनको स्किप मत कीजिए। राइट। तो कहने का मतलब है कि हमारा गोल है परसिशन, नॉट पैरालिसिस। राइट। तो परसिशन लाने की कोशिश कीजिए। ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज फाइनल सोर्स स्ट्रेटेजी। अगर मैं बताऊंगा कि आप खुद को कैसे ट्रैक पे रख सकते हो, तो आप जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे 4 अलग शीट्स बनाइए GS4 1 2 3 4 के लिए, और चारों का सिलेबस या चारों की जो सोर्स है, सोर्स वो आप चिपका दीजिए, तो आप उससे सोर्स कंप्लीट कर लोगे। सेकेंड चीज है कि जो 90 डेज का ट्रैक है उसको ट्रैक कीजिए। जो हमने बताया गया 90 डेज का प्लान, उस पर रखिए। जो भी आप उसको, जो भी सोर्स पढ़ रहे हो उसको 5 टाइम रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप एक सोर्स को 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि 5 सोर्स को एक बार। राइट। तो वो मत कीजिए, आप एक सोर्स को 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर है कि जो भी आपके सोर्सेज है उसको PYQs और टेस्ट सीरीज से इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि UPSC कह रहा है कि जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है इज द सिंप्लिसिटी फॉर UPSC के लिए। राइट। सो आई होप आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा फॉर प्रायोरिटाइजिंग योर GS sources. So we'll be covering more such kind of topics in the coming videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.